दोस्तों नमस्ते। आज अपनों से अपनी बात का ये तीसरा मौका है और आज मैं थोड़ी लंबी बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध, यदि आपको संवाद की यह प्रक्रिया, संवाद का यह स्वरूप अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत के केंद्र में है अभी जो देश में चल रहा है जासूसी का मसला। देश के प्रधानमंत्री पर देश के कुछ नेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, अधिकारियों के फ़ोन में पेगासस नामक सॉफ्टवेयर डाल करके जासूसी करवाने का आरोप लग रहा है। इनमें से ही एक हैं स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, उनकी भी जासूसी कराई गई है। कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं भाषाओं के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से आंचलिक भाषाएं बहुत सुंदर होती हैं। उनकी सुंदरता का आकलन करने का मानदंड नियत नहीं हो सकता। मुमकिन है कि जो आंचलिक शब्द मुझे बेहद खूबसूरत लगता हो, किसी और के लिए वह बदसूरत हो। लेकिन यह उन भाषाओं के मामले में भी होता है जिन्हें सरकारी सम्मान हासिल होता है या फिर विश्वविद्यालय के गलियारे में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। मसलन मुझे नीच शब्द से परहेज है। सामान्य तौर पर मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पर जो जातियां हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बड़े आराम से ऊंची जाति और नीच जाति लिख देते हैं, गोया एक जाति आसमान में हो और दूसरी ज़मीन पर। दरअसल हम भाषा के स्तर पर भी भेदभाव करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हम यह समझते ही नहीं हैं कि हम भेदभाव कर रहे हैं। वैसे भी हिंदी भेदभाव वाली भाषा है। अनेक शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम यह जानते हुए कर लेते हैं कि इनके उपयोग से हम सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे अधिकांश शब्द जाति सूचक हैं। कई बार तो हम जातियों का इस्तेमाल विशेषण के रूप में कर लेते हैं। मसलन द्विज जातियों का उपयोग सकारात्मक रूप में और अर्जक जातियों का उपयोग नकारात्मक रूप में। मेरे पास आज दो शब्द हैं। एक शब्द है गिंजना और दूसरा शब्द है गांजना। मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ जब ये दोनों शब्द पहली बार मेरे सामने आए। उन दिनों मेरे घर में खेती होती थी। पापा, मम्मी और हम सब भाई बहन मिलकर खेती करते थे। सबसे अधिक मेहनत धान की खेती में होती है। पहले बिहन तैयार करना पड़ता है। बिहन को हमारे यहाँ मगही में मोरी कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक खेत को तैयार करना पड़ता है। जुताई के बाद उसकी सिंचाई और फिर उसका गिंजना आवश्यक होता है। यहाँ गिंजना का मतलब सकारात्मक है। गिंजना मतलब कादो करना। और कादो करने का मतलब होता है खेत की ऊपरी मिट्टी को हल्का कर देना। फिर उसमें धान के बीज डाले जाते हैं। गिंजने का काम तब भी करना होता है जब बिहन को खेत में रोपना होता है। प्रक्रिया वही है। पहले खेत की जुताई और यदि पहले से खेत में पानी नहीं है तो पटवन करना और फिर गिंजना। इस प्रकार गिंजना एक सकारात्मक रूप में सामने आता है। गांजने की बारी तब आती है जब धान की फसल हम काटते हैं। इस चरण में गिंजना नकारात्मक हो जाता है। पुआल को हम पहले अटिया के रूप में बांधते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक इकाई भी है, इसे गाही कहते हैं। एक गाही का मतलब 5 अटिया। फिर बोझा बनाते हैं ताकि तैयार फसल को खलिहान में ला सकें। उसके बाद अटिया को पीटने का काम किया जाता है। मेरे घर में तो पापा की चौकी थी जिस पर हम अटिया पीटते थे। इससे होता यह है कि धान पुआल से अलग हो जाता है। इसके बाद गांजने का काम किया जाता है।
दरअसल हमारे यहाँ तब भैंसें होती थीं। धान की फसल से हमारा और हमारे भैंसों दोनों के लिए खुराक का प्रबंध हो जाता था। हम धान को चावल में तब्दील कर भात खाते और भैंसों के लिए पुआल को काटकर कुट्टी बनाते। इस प्रकार धान के पौधे का हर हिस्सा उपयोगी होता था। पुआलों को सहेजने के लिए हम गांज बनाते। गांज बनाना कलाकारी का काम है। गांव में इसके विशेषज्ञ रहते थे। मेरा काम तो अटिया फेंकना होता था। जैसे जैसे गांज ऊंचा होता जाता, अटिया फेंकने में मेहनत बढ़ती जाती। पापा भी गांजने में सिद्धहस्त थे, लेकिन उनके पास इतना समय कहाँ होता था कि वे गांजें। लेकिन एक बार उन्होंने खुद ही गांजना शुरू किया और साथ ही यह कला हम दोनों भाइयों को देनी चाहिए। तब हम दोनों भाई बारी बारी से फेंकने का काम करते और गांजने का भी। भैया सफल रहा सीखने में और मैं असफल। जब अटिया का संयोजन खराब हो जाता तो पापा कहते कि यह तो गींज रहा है, गांजना कब सीखेगा। तब गिंजना का दूसरा रूप मेरे सामने आया। यह नकारात्मक था। फिर तो कई वाक्य मिले जीवन में, मसलन किताबें और कपड़े गींज कर मत रखो, खाना गींज कर मत खाओ। मतलब यह कि जो चीज़ पहले से व्यवस्थित है उससे इधर उधर मत फैलाओ। वही यही होता है गिंजने का मतलब, और गांजने का मतलब सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से रखना। मैं देश के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे हुक्मरान देश को गींज रहे हैं। इन दिनों पेगासस सॉफ्टवेयर की चर्चा है। भारत सरकार पर आरोप है कि उसने देश के अनेक नेताओं पत्रकारों के फ़ोन में यह सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी के सहयोग से डलवाया है और उनकी जासूसी कराई। मैं यह सोच रहा हूँ कि अब इस मामले की जांच कौन करेगा, और जो जांच होगी उसका फलाफल क्या होगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री इस बात के लिए देश के लोगों से माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने पीएम पद की शपथ लेते समय गोपनीयता बनाए रखने की कसम खाई थी। क्या विदेशी संस्थान से जासूसी कराकर पीएम ने गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया। मैं तो उन नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों के नामों की सूची को देखकर हैरान हूँ जिनकी जासूसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाई है। एक नाम है स्मृति ईरानी का। द वायर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014-15 के बीच स्मृति ईरानी के विशेष कार्य अधिकारी रहे संजय खाचरू के फ़ोन की जासूसी कराई गई। मैं यह सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी व अन्य जो सरकार को पसंद नहीं हैं उनकी जासूसी का तो मतलब बनता है, लेकिन स्मृति ईरानी की जासूसी क्यों। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी को लेकर भद्दे मजाक किए जाते हैं। कई बार तो मैंने लिखा कि ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे एक महिला का अपमान होता है, लेकिन स्मृति ईरानी की जासूसी नरेंद्र मोदी ने क्यों करवाई होगी। क्या वह सब जो सोशल मीडिया पर भद्दे मजाक के रूप में सामने आता है उसमें कोई सच्चाई है, और यदि नहीं है तो फिर जासूसी क्यों, जबकि स्मृति ईरानी तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। खैर, मैं बम्बई हाई कोर्ट द्वारा कल की गई टिप्पणी के बारे में भी सोच रहा हूँ। यह टिप्पणी बम्बई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जामदार की पीठ ने फादर केशवामी के बारे में की है, जिनकी मौत बीते 5 जुलाई 2021 को न्यायिक हिरासत में हो गई। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि वह एक शानदार व्यक्ति थे और अदालत को उनके काम के प्रति बहुत सम्मान है। मैं यह सोच रहा हूँ कि अदालतों का काम गिंजना है या गांजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि वे देश को गींज रहे हैं ताकि व्लादिमीर पुतिन की जैसे अंतिम सांस तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। खैर, मोहम्मद इब्राहिम जौक की कुछ पंक्तियां हैं। आज उनसे मुद्दई कुछ मुद्दवा कहने को है, यह नहीं मालूम क्या कहेंगे क्या कहने को है। आज उनसे मुद्दई कुछ मुद्दा कहने को है, यह नहीं मालूम क्या कहेंगे क्या कहने को है। देखेंगे आईने बहुत, बिन खाक है ना साफ सब, है कहाँ अहले सफ़ा, है कहाँ अहले सफ़ा, अहले सफ़ा कहने को है।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।